नमस्कार। अब जो बात करेंगे हम, सीपीसी की धाराएं लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो बात करेंगे सीपीसी की आदेशों के संबंध में। हम आदेशों के नियमों में नहीं जाएंगे, हम केवल जो न्यायालय में प्रक्रियाएं चलती हैं उसके संबंध में कैसे करके कार्रवाइयाँ होती हैं उनके संबंध में हम आदेशों को शॉर्ट वे में बताएंगे और हर आदेश के संबंध में बताएंगे कौन सा आदेश क्या कहता है। ठीक है ना। आदेश 1 अर्थात ऑर्डर 1 क्या कहता है सीपीसी का। वादों के पक्षकार। आदेश अर्थात ऑर्डर 1 के अंतर्गत पक्षकार कौन कौन होगा इस संबंध में बताता है। ठीक है ना। आदेश 2 वादों का विचारण। वाद का विचारण कैसे किया जाएगा, मतलब वाद कैसे बनाया जाएगा। ठीक है ना। संपूर्ण वाद में क्या क्या होगा। आदेश 3 किसी मान्यता प्राप्त प्लीडर या अभिकर्ता के द्वारा आप अपने केस के अंदर फाइल कर सकते हैं या वो हाजिर हो सकता है। ठीक है ना। चौथा है इसमें चौथा है आदेश 4 वादों का संस्थित किया जाना था, वादों को रजिस्टर्ड किया जाना कोर्ट के द्वारा। ठीक है ना। आदेश 5 है संबंध के संबंध में, तामील के संबंध में बताता है कि आदेश 5 बताता है किसी दूसरे पक्ष को जब संबंध निकाला जाएगा तो उसके साथ साथ क्या क्या लगेगा और क्या चीज़ें होंगी। इसमें नियम 8 बताया गया जिसमें सभी चीज़ें दिखाई गई हैं। अगर कोई पार्टी नहीं आती तो उसके संबंध में भी बताया गया कि आप किस तरह करके आदेशों से ये प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। और 9 से लेके तामील की संबंध की तामील की प्रक्रिया के संबंध में बताया गया जो 30 तक है, विस्तृत रूप में है ना। अब आदेश 6 बताता है कि किसी वाद का विचारण कैसे होगा। विचारण से मतलब है अभिवाचन साधारण कैसे बनेगा। कोई केस में वाद के तथ्य और परिस्थितियों को आप किस तरह विलिखित करेंगे, लिखेंगे या किस तरह आप सूट बनाएंगे। ठीक है ना। अब आदेश 7 बताता है हमें वाद पत्र कैसा होगा। ठीक है ना। 6 बता रहा था कि हमें फैक्ट कैसे लिखने हैं। ठीक है ना। 7 बताता है कि वाद पत्र किस तरह बनेगा। ठीक है ना। इसी तरह वाद पत्र के बाद प्रति उत्तर दिया जाता है, उसे बोलते हैं आदेश 8 के अंतर्गत लिखित खतन। इसी के अंदर आदेश 8 में ही दिया गया है मुजरा प्रति दावा भी इसी के अंदर है। मुजरे का मतलब यह किसी ने हमसे पहले संपत्ति कोई पैसा उधार ले रखा है और उस उधार के संबंध में उसने हमें कुछ पैसा दे दिया तो वो मुजरे का दावा हो गया। ठीक है ना। या उसने जो पैसा दिया था हमने उससे ज़्यादा उसे दे दिया है तो हम केस डालेंगे तो मुजरे के संबंध में। प्रति दावे का मतलब यह है कि इसने हमसे जो पैसा लिया था उसने दावा डाला कि हमसे इसने इतने ले रखा है 10,000 रुपये, लेकिन वो हम पे कहता कि 10,000 रुपये ले रखा है लेकिन हमसे उसने 20 ले रखा, तो हम प्रति दावा डालेंगे इसमें। ठीक है ना। इस तरह आदेश 8 के अंतर्गत ये चीज़ें दी गई हैं। अब आदेश 9 के बारे में हम बात करेंगे। आदेश 9 में पक्षकारों की उपस्थिति के संबंध में बताता है। जब कोई केस सिविल केस बनता है या डलता है तो दोनों ही पक्षकारों की उपस्थिति के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देता है, जिसमें पक्षकारों का होना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं होते तो उनके संबंध में क्या कार्रवाई होगी। ठीक है। अगर एक्स पार्टी होगा तो कैसे होगा, एक्स पार्टी हो गया है तो उसे रेस्टोर कैसे कराया जाएगा, ये आदेश 9 के संबंध में बताता है। जहाँ नहीं है 9(4) में केस वादी का डिसमिस हो जाएगा अगर वादी नहीं आता है। अगर दूसरी पार्टी नहीं आती तो वो एक्स पार्टी हो जाएगा। ठीक है ना। और जब एक्स पार्टी हो जाएगा बीच में अगर रेस्टोरेशन कराते हैं तो 9(9) के लिए लगेगी विपक्षी के द्वारा, और अगर डिग्री बन जाता है 9(13) लगेगा। ठीक है ना। इसके पास एक पक्षीय आदेश को अपास्त कराना है, इसका मतलब ये 9(13). अब हम बात करेंगे आदेश 10 के संबंध में। न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा। फर्स्ट टाइम जब भी न्यायालय के समक्ष कोई भी पक्षकार आता है, दोनों ही पक्षकार आते हैं, तो न्यायालय की मंशा है कि वो उस केस के संबंध में जानकारी लेने के लिए दोनों ही पक्षकारों से केस के संबंध में जानकारी ले सकता है। ठीक है ना। ये फर्स्ट परीक्षा के संबंध में बताया गया, वो ही इनहेरिएंट पावर दी गई है। अब हम आदेश 11 के बारे में बात करेंगे, जिसके संबंध में बताया गया डॉक्यूमेंट्री एंड इंस्पेक्शन, अर्थात प्रकटीकरण एंड निरीक्षण। किसी फाइल के संबंध में, दस्तावेजों के संबंध में कैसे करके द्वारा हमें परिप्रेषण करना है या फिर
हमें उन फाइल का कैसे निरीक्षण करना है, ठीक है ना। अब आदेश भाग 12, किसी बात के अंदर कुछ स्वीकृतियां होती हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें जो हमने एडमिट कर ली उन्हें स्वीकृतियां बोलते हैं या एडमिशन बोलते हैं, उनके संबंध में इशू नहीं बनते हैं। इशू बनते हैं केवल उन संबंधों में जिसमें डिस्प्यूट होता है। अब हम आदेश 13 के बारे में बात करेंगे, जो कि बताता है दस्तावेजों का पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना और लौटाया जाना। कुछ दस्तावेज कोर्ट के समक्ष लगाए गए हैं जो वाद के संबंध में हैं। अगर वो सही नहीं लगाए हैं तो उन्हें वापस भी कर सकती है कोर्ट, और सही नहीं लगाया तो सही लगाने के लिए कहा जा सकता है और उन्हें फाइल पे लिया जाएगा, ठीक है ना, धारा 13 के अंतर्गत। अब आदेश 13 के तहत अब हम बात करेंगे आदेश 14 के अंतर्गत। आदेश 14 जो बताता है वो आपको ये बताता है कि आदेश 14 के अंतर्गत जो अभी हम बात कर रहे थे 13 में एडमिशन के संबंध में, 12 के संबंध में एडमिशन के संबंध में, जो 12 एडमिशन होते हैं और जिनमें डिस्प्यूट होता है तो उनमें इश्यू बनते हैं, वो 14 के तहत बनते हैं। मतलब जिन पर रजामंदी नहीं है वो वाद का अवधारणा है, अर्थात डिस्प्यूट की असली जड़ वाद बिंदु बनाए जाते हैं, जो बताए जाते हैं कि इसके हिसाब से इन पर एविडेंस दी जाएगी। अब हम आदेश 15 के बारे में बात करेंगे। प्रथम सुनवाई में वाद का निपटारा है। अगर पहली सुनवाई होती है, दोनों पक्षकार हैं और मान्य न्यायालय को लगता है ये केस ही नहीं बनता, तो केस डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम सेकंड पार्टी को भी बुलवाया जाए। जब न्यायालय को लग रहा है कि केस ही नहीं बनता है तो पहली ही सुनवाई में कि न्यायालय द्वारा केस खारिज किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, सेट ऑफ डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, ठीक है ना। अब हम जो बात करेंगे आदेश 16 के बारे में, साक्ष्यों को सम्मन करना और उनकी हाजिरी का कितना होना जरूरी है, जो ये बताता है कि सिविल वाद के संबंध में कौन कौन गवाही दे सकता है, कौन कौन नहीं दे सकता है। और वो ये भी बताएगा किस आदमी को परीक्षा की जा सकती है कोर्ट के द्वारा, किस आदमी की परीक्षा नहीं की जा सकती। अगर सिविल विटनेस आई विटनेस है या फिर मौके की गवाह है तो उन्हें तो गवाह बनाया जा सकता है। अगर वो नहीं आ रहे तो उनकी हाजिरी कैसे ज़रूरी है और उन्हें कैसे बुलवाया जाए, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये आदेश 16 बताता है। अब हम बात करेंगे 16 क्या के बारे में। किसी मामले में साक्ष्यों की बहुत ज़रूरत है और वो नहीं आते या जेल के अंदर हैं वो, तो उन्हें कैसे करके बुलवाया जाएगा, वो 16 आदेश 16 क्या के संबंध में बताता है और उनकी परिभाषाएं भी देता है। धारा 17 अर्थात आदेश 17 वो ये बताता है किसी वादी के द्वारा स्थगन या प्रतिवादी के द्वारा कैसे स्थगन लिया जाएगा, ठीक है। स्थगन से मतलब यह वाद को एडजॉर्न किया जाएगा, ठीक है। अब अगली बात करते हैं हम आदेश 18 के संबंध में। वाद की सुनवाई, साक्ष्यों की परीक्षा। परीक्षा से मतलब यह है कि क्रॉस, ठीक है ना, मतलब वाद के संबंध में वादियों का क्रॉस कैसे होगा और प्रतिवादियों का क्रॉस कैसे होगा, ठीक है ना, ये धारा 18 बताती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं धारा 19 के संबंध में, जो ये बताता है कि 19 के अंतर्गत लिखित में शपथ पत्र दिया जाएगा सिविल के केसों में, ठीक है ना। जब सिविल के केसों में लिखित में शपथ पत्र दिया जाएगा और किस तरह टेंडर होगा और उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी वाद के संबंध में, वो सब डिटेल बताएगी। साबित करने का भार एक तरह से वादी पर रहता है, तो इसलिए ये शपथ पत्र की जरूरत पड़ती है। धारा 20 जिसके अंतर्गत निर्णय और डिग्रियां बनती हैं, ठीक है ना। कोई केस के मामले में जब सुनवाई कंप्लीट कर ली जाती है तब उसके अंतर्गत आदेश दिया जाता है, निर्णय अर्थात डिग्रियां दी जाती हैं, तो धारा 20 के अंतर्गत आती है। अब धारा 20 क्या है, जो खर्चे को बंद में बताता है किसी केस के अंदर क्या क्या खर्चे हुए हैं, वो डिग्री और उसके अंतर्गत ऐड कर दी जाती हैं, ठीक है ना। धारा 21 एग्जीक्यूशन में इस रहा है, अर्थात जो डिग्री या आदेश पारित हुए हैं उनके संबंध में आपको उस आदेश या डिग्री को कैसे निष्पादन कराना है, तो धारा 21 बताती है। सारे डिटेल उसमें दिए गए हैं जिसके संबंध में बताया जाता है किसी मान्य न्यायालय के द्वारा कोई आदेश पारित किया गया था उसे कैसे करके लागू किया जाएगा। अब हम जो बात करेंगे, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे धारा 22 के संबंध में, अर्थात आदेश 22 के संबंध में, जो हमें ये बताएगा पक्षकारों की मृत्यु है और उनका विवाह या दिवालिया। कोई पक्षकार है कि इसके अंतर्गत किसी की मृत्यु हो गई है या दिवालिया हो गया है या फिर विवाह हो गया है तो उसे उसकी जगह दूसरे पक्षकार कैसे ऐड किए जाएंगे,
या नहीं बचा है तो क्या होगा। अब धारा 23 के संबंध में अर्थात आदेश 23 के संबंध में बात करते हैं। वादों का प्रतिहरण प्रतिहरण एवं समायोजन अर्थात विड्रॉ किया जाना, अर्थात किसी केस का एडजस्टमेंट हो गया है, सेटलमेंट हो गया है, किसी वजह से आपस में कोई समझौता हो गया जिसके संबंध में अब वो वादी केस चलाना नहीं चाहता, तो वो केस को परमिशन देने के लिए आदेश 23 के अंतर्गत मान्य न्यायालय के द्वारा परमिशन दी जाती है। कोई रकम आदेश 24 के तहत न्यायालय में जमा कराना, अर्थात कोई केस है कि जिसके संबंध में प्रतिपक्ष पर कोई धन निकलता है और धन के संबंध में, जैसे कि ऑर्डर 37 का एक सूट होता है जिसमें कहा जाता है डिग्री से पहले पैसा जमा करा लेना, वो न्यायालय में जमा हो जाता है और जब डिग्री होगी तो न्यायालय उसे उसके पक्ष में रिलीज कर देगा। इस तरह बोलते हैं 24 के अंतर्गत रुपया जमा कराना न्यायालय के अंतर्गत। मतलब सूट चलने से पहले ऑर्डर 37 का एक केस है, उसके अंदर ऑर्डर 38 में होता है ये इस तरह का केसेस, ठीक है ना। आदेश 25 खर्चों के लिए प्रतिभूति देना, अर्थात आदेश 25 के अंतर्गत बताया गया है कि खर्चे हैं कोई और उन खर्चों को कैसे पूरा किया जाएगा उसके संबंध में बताया गया है। अब हम आदेश 26 के बारे में बात करेंगे। आदेश 26 बताता है किसी केस के संबंध में कमीशन की आवश्यकता है तो वो कमीशन कैसे जारी किया जाएगा, ठीक है ना। कमीशन से मतलब यह किसी भी मामले में कमीशन न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत बहुत तरह के कभी कोई समस्या आ जाती है तो अब न्यायालय को कार्य करना है और कार्य का मतलब जैसे कोई विटनेस बीमार है उसके लिए कमीशन जारी किया जा सकता है। किसी ज़मीन की न्यायालय को एक समुचित व्यवस्था के साथ अपने भरोसेमंद आदमी की ज़रूरत के हिसाब से कमीशन निकालना है, जिससे कि वहाँ की पैमाइश लेनी है और एरिया वगैरह सब कवर करना है, तो वो कैसे किया जाएगा। ये आदेश 26 के अंतर्गत कमीशन निकाला जाता है, जिससे न्यायालय के द्वारा ये सब चीज़ें जानकारी ले ली जाती हैं और उन पर रिपोर्ट लगती है और वो रिपोर्ट ज़्यादातर सत्य और सही होती हैं, जिस पर न्यायालय का निर्णय बहुत बार केसों में आता है। अब अगला वीडियो देखेंगे, अगले वीडियो में भी हम आदेशों के संबंध में भी बात करेंगे। नमस्कार।